हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपने उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है मोटर का रोटर पार्ट और दूसरा होता है स्टेटर पार्ट। और रोटर जो है वो दो टाइप से बनाया जाता है, एक कहलाता है आपका स्क्विरल केज रोटर और दूसरा कहलाता है आपका बाउंड रोटर। अब इस लेक्चर में आपको वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊँगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे लेक्चर जो डिज़ाइन किए गए हैं, जो लेक्चर आपके बनाए गए हैं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, केवल जो है वो उन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मशीन को एक बेसिक ओवरव्यू समझना ज़रूरी होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑपरेशन का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आपको बताया था कि स्टेटर जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज बाइंडिंग उसमें लगाई जाती है और जैसे ही हम उसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं वैसे ही वहाँ पर जो है वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि करंट फ्लो करती है बाइंडिंग के अंदर। करंट फ्लो करेगी तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो वो फ्लक्स जो है वो थ्री फेज फ्लक्स जो होता है वो एक सिंक्रोनस स्पीड से, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। और ये स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करती है? ये स्पीड जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पोल्स के ऊपर। ये जो स्पीड होती है वो नंबर ऑफ़ पोल्स पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ़ पोल्स अगर हमारे मोटर में 2 पोल्स हैं तो इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो है वो 3000 आरपीएम आएगी, यानी कि जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स है वो 3000 आरपीएम से घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह से जैसा कि आपको बताया, अगर जैसे कि आप जो मोटर यहाँ देख रहे हो, अगर इस मोटर को हम थ्री फेज सप्लाई दे दें, इसके स्टेटर को, अगर इसके स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई दे दें, यहाँ से ये थ्री फेज सप्लाई आपने इसको दे दी। थ्री फेज सप्लाई जैसे ही इसके अंदर जाएगी वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगी स्टेटर के अंदर, और स्टेटर के अंदर जो करंट की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। अब आप देख रहे हो कि फ्लक्स तो घूम रहा है, जो कि आपको घूमते दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोटर का ये जो दूसरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द रोटर। रोटर जो पार्ट है, रोटर स्टेशनरी है, फ्लक्स घूम रहा है। केवल अभी हम इतनी बात समझेंगे, फ्लक्स घूम रहा है। यानी कि पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स The rotating magnetic field cuts the rotor winding and produces an induced voltage in the rotor winding or rotor bars। यानी कि वेरी सिंपल, आप ये देख रहे हो कि ये रोटर है, ये स्टेटर है, दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये सेपरेट आइडेंटिटी है और ये सेपरेट आइडेंटिटी है। दोनों ही जो है वो आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली इसके रोटर के चारों तरफ फ्लो कर रहा है। रोटर के चारों तरफ फ्लक्स अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो रोटर बार्स हैं, जो कि आपने देखा था कि जो रोटर बार्स इस तरह से रहती हैं, तो इसके चारों तरफ अगर कोई फ्लक्स फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रोटर बार के द्वारा ये फ्लक्स की कटिंग होगी। और जैसी कटिंग होती है वैसे ही आपको मालूम है कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन अप्लाई हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन दी रोटर वाइंडिंग या फिर रोटर बार्स के ऊपर जो है वो वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। यानी कि इस बार के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होगा। और अगर ये सर्किट हमारा क्लोज्ड है, आप देख रहे हो कि ये जो बार हैं वो एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड है, इसका मतलब इसमें करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि सिंपल सा एक्शन हुआ कि आपने थ्री फेज सप्लाई इसके स्टेटर को दी, स्टेटर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उस फील्ड की वजह से कटिंग ऑफ फ्लक्स हुआ। कॉपर बार्स के द्वारा फ्लक्स की कटिंग हुई और उस फ्लक्स की कटिंग के कारण क्या हुआ, इंड्यूस वोल्टेज हुआ। चूँकि ये सर्किट क्लोज्ड है रोटर का, तो इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। यानी कि हमारा अब यहाँ पर मेन एम क्या हो गया, मेन एम हमारा ये हुआ, किसी भी मोटर को अगर हमें घुमाना है, यानी कि आप जो मोटर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है वो क्या होता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड
इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। यानी कि वेरी सिंपल, अब हमारा काम हो चुका है। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो रोटर बना, और यानी कि अब ये क्या करेगा, अपनी जगह से घूमना शुरू करेगा। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट पर हम आ जाते हैं। एज द रोटर वाइंडिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड, ये पहले आपको मैंने बात बता दी है, फॉर बोथ स्क्विरल केज एंड बाउंड रोटर एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द रोटर वाइंडिंग्स। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, हियर द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स एंड स्टैटिक रोटर कंडक्टर इज द कॉज ऑफ करंट जनरेशन इन रोटर सर्किट। यानी कि रोटर सर्किट में करंट क्यों जनरेट हुई, क्योंकि कटिंग ऑफ फ्लक्स की वजह से, क्योंकि रोटर जो है वो हमारा स्टेशनरी है, और ये जो स्टेटर है वो स्टेटर हमारा स्टेटर का जो फ्लक्स है वो तो रोटेटिंग है, और जो रोटर है वो अभी हमारा स्टेशनरी है। उसी समय क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो करंट प्रोड्यूस हुई। अब आप जानते हो कि जहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन लगता है वहाँ पर दूसरा लॉ जो है वो अपोज करने के लिए भी आ जाता है। वो कौन सा लॉ है यहाँ पर, लेंज लॉ। कहने की हैंस एज पर लेंज लॉ द रोटर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन टू रिड्यूस द कॉज। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो कॉज है, कॉज क्या है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से करंट, जिसको कि लेंज लॉ जो है वो अपोज करेगा। अगर वो लेंज लॉ जो है वो उसको अपोज करेगा, अपोज कैसे हो सकता है, अपोज वो इससे हो सकता है कि कटिंग ऑफ फ्लक्स ना हो, रिड्यूस हो जाए। यानी कि कटिंग ऑफ फ्लक्स कैसे रोक सकते हैं, यानी कि जो हमारा रोटर है वो उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि उस स्पीड को कैच करने की कोशिश करता है जिस स्पीड से जो फ्लक्स जो है वो घूम रहा होता है। यानी कि हमारा तो पर्पस सॉल्व हो गया, हमें तो रोटर को रोटेट कराना था, रोटर रोटेट होने लग गया। अब क्वेश्चन आता है, क्या रोटर उसी गति से दौड़ता है जिस स्पीड से जो है वो फ्लक्स दौड़ रहा होता है? लेकिन नहीं, रोटर जो है वो बल्की पार्ट है, उस पर्टिकुलर स्पीड से नहीं दौड़ पाता है, उसको कैच करने की लगातार कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है लेंज लॉ, लास्ट पॉइंट आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है द रोटर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन टू रिड्यूस द कॉज। यानी कि द रिलेटिव मोशन बट द स्पीड ऑफ रोटर इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्लक्स। यानी कि जो हमारा रोटर है वो इस सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फ्लक्स को कैच करने की लगातार कोशिश करता है। दिस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। It may be observed that the rotor speed should not reach the synchronous speed। अब आप देखो क्या होगा अगर हमारा ये रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड को कैच कर ले, मतलब उसको कैच कर ले, तो क्या होगा, क्या रिलेटिव स्पीड रहेगी? दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो फिर कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, भाई तो हमें चाहिए था, कटिंग ऑफ फ्लक्स चाहिए था। यानी कि कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो मोटर जो है वो वापस से अपनी स्टॉप कंडीशन में आना शुरू कर देगी। इफ़ द स्पीड बिकम्स इक्वल देयर वुड बी नो सच रिलेटिव स्पीड, सो नो EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर एंड नो करंट वुड बी फ्लोइंग एंड देयरफॉर नो टॉर्क वुड बी जनरेटेड। यानी कि अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंटली द रोटर कैन नॉट रीच द सिंक्रोनस स्पीड। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड एज द स्लिप स्पीड। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि व्हाट इज़ द स्लिप स्पीड। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारा फ्लक्स जो है वो रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड ns से, और रोटर की स्पीड जो है वो nr है, और आप जानते हो कि nr जो है वो हमेशा लेस देन ऑफ ns होता है, तो जो डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है ns माइनस nr, दिस इज कॉल्ड एज द, ये जो है वो स्लिप स्पीड कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज द स्लिप स्पीड। यानी कि मोटर जो है वो अब जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे स्लिप करती है। स्लिप वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ए पर्टिकुलर मोटर। यानी कि यहाँ पर जो स्लिप है वो परसेंटेज में दिया जाता है, एंड यहाँ एक रिलेशन लिखा हुआ है, दिस इज द रिलेशन फॉर द टू कैलकुलेट द स्लिप। यानी कि ns माइनस n अपॉन ns माइनस nr, यानी कि रोटर की स्पीड एंड ns इज़ द स्टेटर का जो फ्लक्स है उसकी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। तो इन दोनों का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस स्पीड जो हम निकालते हैं ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। तो यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट देखने लायक है वो ये है कि इफ़ द रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड
अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग जाए, यानी कि NS और NR आपस में बराबर हो जाएं, तो स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप कितना हो जाएगा, NS माइनस NR दोनों ही आपस में बराबर हैं, यानी कि 0, यानी कि जो स्लिप होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम स्लिप कितना हो सकता है, जब रोटर स्टेशनरी होगा, यानी कि जब रोटर स्टेशनरी है, यानी कि मोटर स्टार्ट टू रोटेट, यानी कि शुरुआती पोजीशन स्टैंड स्टिल कंडीशन, NR की वैल्यू कितनी होगी उस समय, 0 होगी। अगर उस समय वो 0 है तो स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू जो होगी वो आप देख सकते हो, वो स्लिप कितना होगा, NS माइनस NR, तो 0 है, यानी कि डिवाइडेड अपॉन NS इंटू 100, यानी कि 100% मोटर जो है वो स्लिप करेगी अपनी पोजीशन से। तो ये तो स्लिप के बारे में है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मोटर की बात करूं जहां पर 6 पोल की मोटर है, नंबर ऑफ पोल 6 हैं, इसका मतलब आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो NS कितना होगा, पहले ही आपको बताया जा चुका है, 120 F/P से NS की वैल्यू जो होगी, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू 1000 RPM आएगी। अगर मोटर जो है वो हमारी रोटर स्पीड जो है, मान लिया कि ये जो है वो 960 RPM से घूम रही है, मोटर का जो रोटर है वो 960 RPM से घूम रहा है, तो स्लिप स्पीड कितनी हो जाएगी, स्लिप स्पीड जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होता है, यानी 1000 माइनस 960, दिस विल बी इक्वल्स टू 40 RPM, यानी कि 40 RPM से मोटर जो है वो स्लिप करेगी। और हम इसको जो है वो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो परसेंटेज स्लिप मोटर का आएगा वो कितना आ जाएगा, 40/1000 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 4%, यानी कि 4% वैल्यू जो है वो स्लिप की हो जाएगी। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्लिप के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा कि आप सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये जान लो कि रोटर और स्टेटर में दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगता है वो हमारा लगता है ट्रांसफार्मर के एक्शन का, क्योंकि स्टेटर को आप सप्लाई दे रहे हो, रोटर में EMF प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम स्टेटर को यहाँ पर प्राइमरी मान सकते हैं और रोटर को हम सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर मान सकते हैं। और उस तरह से जो रोटर में करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो सपोज यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई 50 हर्ट्ज़ है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, स्लिप जो है वो 4% हो रहा है, अगर 4% अगर स्लिप हो रहा है तो इसका मतलब जो रोटर में EMF जनरेट हुआ है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी कि आप स्लिप से इसको गुणा कर देंगे, स्लिप टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 0.04 से आपने इसको 50 को गुणा कर दिया, तो यानी कि ये कितना आ गया, 2 हर्ट्ज़, यानी कि जो सप्लाई उसमें प्रोड्यूस हुई रोटर के अंदर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 2 हर्ट्ज़। इसी तरह से रोटर में जो EMF इंड्यूस हुआ है, रोटर में जो EMF इंड्यूस होता है वो भी यहाँ पर स्लिप टाइम्स हो जाता है। अगर E2 ये जो हमारा स्लिप टाइम्स हो जाता है रनिंग कंडीशन का, जब मोटर फुल स्पीड दौड़ती है, और E2 क्या है यहाँ पर, E2 इज़ द EMF ऑफ रोटर, EMF इन रोटर वाइंडिंग एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। किस कंडीशन में है ये E2, स्टैंड स्टिल, यानी कि मोटर जो है वो घूमने के लिए तैयार है। जैसे ही आपने सप्लाई दी है स्टैंड स्टिल पोजीशन, तब जो यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा। और जो रनिंग कंडीशन, जब मोटर फुल स्पीड पे दौड़ने लगेगी, यानी कि जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल लिया था 960 RPM, उस पर जब घूमने लगेगी तब EMF कितना होगा, सिंपल सी बात है भाई, कटिंग ऑफ फ्लक्स रिड्यूस हो रही है, उसी पोजीशन में मोटर घूम रही है जिस डायरेक्शन में EMF, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स घूम रहा था। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से जो कटिंग ऑफ फ्लक्स है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो है वो जो EMF प्रोड्यूस हुआ है, रोटर में इंड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। और वो कितनी घट जाएगी, वो स्लिप टाइम्स ऑफ स्टैंड स्टिल पोजीशन का जो EMF होगा रोटर में उसके बराबर हो जाती है। अब कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, उस पर स्लिप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर। तो जो रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस अब ये कहाँ से आ गया, रोटर का रेजिस्टेंस देखो, दो टाइप की मोटर मैंने आपको बताई थी। एक तो स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज रोटर में क्या बताया था, स्क्विरल केज में कॉपर की बार्स होती हैं, इस तरह से कॉपर की बार्स होती हैं जो कि एंड रिंग के द्वारा
शॉर्ट कर दी जाती हैं इस तरह से एंडिंग तक। यानी जो कॉपर की वायर हैं इनका जो भी रेजिस्टेंस होगा, सपोज जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, और R2 हमने किस लिए लिया है, 2 पैरामीटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम रोटर को जो है वो सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप मान रहे हैं। तो जो 2 वाला सबस्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पर जो नोटेशन है वो हम यूज करेंगे रोटर के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं रोटर में, एक तो पोजीशन वो है जो कि स्टैंड स्टिल वाली है, और एक वो पोजीशन है जो कि रनिंग वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर जो रनिंग वाली कंडीशन होगी वहाँ के जो पैरामीटर होंगे रोटर के लिए उसमें हमने R यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ पर जो R रनिंग कंडीशन है तो रजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होती है उस पर स्लिप का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको नोट करना होगा यहाँ पर कि रोटर का रेजिस्टेंस जो है वो चाहे वो रनिंग कंडीशन में हो चाहे वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वो बराबर ही सेम रहता है स्क्विरल केज रोटर में। इसी तरह से जो हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू है, रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर जब रनिंग कंडीशन में मोटर होगी तो स्लिप टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस मोटर के रोटर का इम्पीडेंस निकालना चाहूँ तो वेरी सिंपल फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा √R2² प्लस SX2²। तो ये किसके लिए है, Z2 की वैल्यू, दिस इज़ फॉर द रनिंग कंडीशन के लिए। अगर मैं Z2 की वैल्यू जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन के लिए निकालूँ तो इसका मतलब आपको पता है कि S की वैल्यू जो है स्टैंड स्टिल पे कितनी होती है, 1 होती है। तो Z की वैल्यू स्टैंड स्टिल पे कितनी निकलेगी, यानी कि सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा R2² प्लस X2², क्योंकि S की वैल्यू यहाँ पे आपने कितनी पुट कर दी है, 1 पुट कर दी है। और इसी तरह से अगर आपको रनिंग कंडीशन में निकालनी है तो कितना हो जाएगा, रनिंग कंडीशन निकालने के लिए R2² प्लस SX2²। एक बार फिर आपको मैं इसको समअप कर रहा हूँ, क्योंकि स्लिप एक ऐसा पैरामीटर है जो दूसरे रोटर के दूसरे पैरामीटर पर इफ़ेक्ट डालता है। सारी चीज़ें यहाँ पर स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो रोटर में जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, जो EMF इंड्यूस हुआ है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वो स्लिप टाइम्स हो जाएगी। उस पर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, वो स्लिप टाइम्स हो जाएगा। कब, जब मोटर हमारी एक पर्टिकुलर स्पीड पर दौड़ रही होगी। और तीसरा जो है वो रोटर रेजिस्टेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा रिएक्टेंस है, स्लिप टाइम्स हो जाएगा। इम्पीडेंस है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पे चलेगी। तो ये सारे पैरामीटर जो है वो आपको प्रिंसिपल ऑपरेशन से इसके रिलेटेड हैं, वो सारे आपने समझ लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जो भी मोटर होती है वो उसका एक ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल केवल एक है। वो क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। यहाँ पर भी वही किया आपने, 3 फेज सप्लाई आपने दी मोटर के स्टेटर को, उससे क्या हुआ, कटिंग ऑफ फ्लक्स हुआ। रोटर जो है वो रोटर में करंट EMF इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो की, और उसकी वजह से वहाँ पर लेंज लॉ लगा। लेंज लॉ की वजह से मोटर उसी डायरेक्शन में इफेक्ट को कम करने के लिए घूमना शुरू कर दी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुई उसी की वजह से मोटर ने अपना डिफ्लेक्शन दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसको जो है ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।